हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4। दोनों सेट को अभी हम लोग देखेंगे। 40 + 40 80 प्रश्न को हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले एक वीडियो में हम दिए थे सेट 1 + सेट 2 को, उसमें दिए थे 80 प्रश्न, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिए, वहाँ आप लोग को लिंक दिया रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस दोनों सेट को देखेंगे। आप लोग लास्ट तक इसे ज़रूर देखें और कोई ऐसा प्रश्न को छोड़िएगा मत, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन अगर मान लीजिए 1 2 5 क्वेश्चन आप लोग छोड़ दिए और मान लीजिए वही प्रश्न आ गया, तो इसीलिए किसी भी प्रश्न को छोड़िएगा मत, ठीक है। 1 से लेकर 80 तक आप लोग सभी को ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है, देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति अगर हम लोग देखेंगे तो 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न को देखिए और थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि 80 प्रश्न हमको लेना है हम लोग को, ठीक है। थोड़ा स्पीड में चलेंगे। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत हम लोग किसे कहेंगे? रूसो को, ठीक है। रूसो को, ख को कहेंगे। इसका आंसर हो गया आपका ख। 3 नंबर में देखिए, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो इसका आंसर दिया हुआ नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 1866। चलिए हम लोग 4 नंबर वाला को देखते हैं। 4 नंबर दिया हुआ है, पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश का नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर चला जाएगा रूसो के द्वारा दिया गया था, ठीक है। 5 नंबर, विश्व कोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका आंसर चला जाएगा दिदरो के पास। इसके पास दिदरो के पास। 6 नंबर में देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर चला जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए नंबर 7 हम लोग देखेंगे अभी। नंबर 7 को अभी देखेंगे। यह किसका कथन है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका यह आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर होगा ग, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन हम लोग अगर देखते हैं तो चलिए हम लोग बंगाल विभाजन का आंसर हम लोग देखेंगे तो 1905 का राइट आंसर होगा 1905, ठीक है। चलिए संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्ध और कानू थे, ठीक है। ग नंबर इसका आंसर होगा। चलिए हम लोग देखेंगे 11 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर वाला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर होगा ख नंबर, मौलाना मूल मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, दोनों थे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु को हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर चला जाएगा संसाधन, ठीक है। ख, इसका आंसर चला जाएगा संसाधन, ख, ठीक है। 12 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी, भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है? तो 12 नंबर का आंसर जो है ये आंसर होगा मधुमक्खी पालन। इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन, घ में, ठीक है। 13 नंबर देखिए, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदान के रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 43, ठीक है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क अगर हम लोग देखेंगे तो नवीकरणीय योग्य संसाधन है, क्योंकि एक बार ये हो जाने से उसे हम लोग पुनः अनवीकरणीय संसाधन है। लौह अयस्क क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। चलिए 15 नंबर में हम लोग देखेंगे अभी,
गुलाबी शीर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? किन जातियों में शामिल है? 15 नंबर का लुप्त जातियाँ कहाँ है? लुप्त जातियाँ हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अभी 16 नंबर वाला प्रश्न को। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो ये 3 आंसर राइट होगा। इसमें देखिए दिया हुआ है वन्य जीव के आसपास का विनाश, और दिया हुआ है वन्य जीव को मरना या शिकार करना, और दिया है पर्यावरणीय प्रदूषण और दवालन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी ने घा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वनों की कटाई को रोकने के लिए इस आंदोलन को किया गया था। कहाँ किया गया था ये आप लोग कमेंट में बताइए, किस राज्य में शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग 18 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। जल की कमी के कारण क्या, जल की कमी में क्या कारण है? क्यों ये जल की कमी हो रहा है? इसका कारण क्या है आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3 आंसर होगा। इसका तीनों आंसर को हम लोग को याद करना है। अतिशोषण और अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, ये तीनों इसका आंसर होगा। ठीक है, तीनों इसका आंसर होगा। तो उपरोक्त सभी, तो आप लोग को तीनों याद रखना है। ठीक है, तीनों को याद रखना है। चलिए 19 नंबर, टंका क्या होता है? तो टंका क्या होता है देखिए इसमें दिया हुआ है पीने के पानी को संग्रहित करने का जो भूमिगत टंक होता है। मान लीजिए ये ज़मीन हो गया, उसके नीचे इस तरह का कुछ बनाया जाता है और इसमें क्या रहता है? पानी रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग टंका कहेंगे। ठीक है, ये वाला। चलिए 20 नंबर वाला प्रश्न देखिए, सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? कितने लोगों की जल की कमी के लिए जो समस्या होगा 2025 तक, तो ये कितने लोगों के लिए है? ठीक है, तो लगभग 20 करोड़ लोगों का ये समस्या हो सकता है। ठीक है, 20 करोड़। 21 में देखिए, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर चला जाएगा किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर हम लोग वहाँ इस चीज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी। वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय, 22 नंबर में देखिए तो इसका आंसर होगा, देखिए एक बार पढ़ लीजिए पूरा। प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है तो वह देश निम्नों में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? ठीक है, किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो 22 नंबर का आंसर होगा विकसित। कौन सा? विकसित। ख नंबर वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 23 नंबर में देखिए, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो हम लोग देखेंगे अभी। एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ विकास केवल अपने लिए, बाकी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, बाकी ऑप्शन को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, विकास केवल दूसरों के लिए नहीं, विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाले पीढ़ी दोनों के लिए। हाँ, ये आंसर राइट है। ठीक है, 24 में देखिए, 24 में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर हम लोग जानते हैं केरल में। ठीक है, मान लीजिए ये भारत का निचला हिस्सा है तो केरल कहाँ है? देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये आपका केरल हो गया। ठीक है, ये वाला आपका केरल का क्षेत्र हो गया, याद रख लीजिए। चलिए हम लोग देखेंगे अभी 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 25, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपये है तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय कितनी होगी? तो कितनी होगी? उसको गुना कर दीजिए, 500 और इधर हो गया 5000। 5 5 में कितना होता है? 25 होता है, और इधर 2 और इधर 3, टोटल 5 जीरो होगा। 1 2 3 4 5, ये हो गया। ठीक है, तो क नंबर इसका आंसर होगा क। ठीक है, चलिए 26 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो 26 में अगर हम लोग देखेंगे, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, यानी इसका आंसर ख होगा, इसका आंसर ख होगा। ठीक है, 27 देखिए, 27 में हम लोग देखेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग क्या करते हैं? जहां लोग नियोजित है लेकिन उत्पादकता 0 है। ठीक है,
ग इसका राइट आंसर होगा, ग। पेन ठीक ठाक से नहीं चल रहा है, ठीक है। 29 नंबर, 28 देखिए, 28 देखिए आप लोग। 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 28 का क, ठीक है, निवल उपस्थिति अनुपात। 29 में देखिए, 29 में देखिए, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ क्या होगा, तो यह उन उद्यमों को शामिल करना जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। इसका आंसर हो जाएगा क, इसका आंसर हो जाएगा क, ठीक है। 30 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे आप हम लोग अभी। देखिए 30 नंबर प्रश्न आ गया। कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र का अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें ड्राइवर आएगा, शिक्षक आएगा, वकील आएगा, ये सारा होगा, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये आएगा, ठीक है, ये वाला। 31 नंबर देखिए, सत्ता की साझेदारी के खेतीज वितरण के अंतर्गत कौन से शामिल है, कौन शामिल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। ये तीनों चीज़ शामिल है, सत्ता की साझेदारी में ये तीनों चीज़ शामिल है, ठीक है। 32 में देखेंगे हम लोग। 32 में देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, यूरोपीय। तो देखिए इसका आंसर होगा 32 वाला ब्रुसेल्स में। कहाँ है, ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स में, को ब्रुसेल्स का। 33 नंबर में देखिए, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर चला जाएगा जर्मनी के ऊपर, जर्मनी, ठीक है, घ। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले की आबादी कितनी प्रतिशत है, तो इसकी आंसर हो जाएगा 59, और फ्रेंच भाषा 40, और दोनों मिलाकर कितना हुआ, दोनों मिलाकर 99 हो गया। और 1% कौन सी भाषा बोली जाती थी, ये आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। 3 भाषा बोली जाती थी, लेकिन 2 भाषा हमने बोल दिया, 1 भाषा बाकी है, वो आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए 35 नंबर को देखिए, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण में से निम्नों में से कौन सा संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये तीनों सरकार है, ठीक है। जो देश को चलाता है ये केंद्र सरकार हो गया, जो राज्य को चलाता है ये राज्य सरकार हो गया, और जो ब्लॉक लेवल में होता है, पंचायत गांव घर में होता है, ये हो गया स्थानीय सरकार, ठीक है, जिसे हम लोग पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम कहते हैं, ठीक है। चलिए इसमें से कौन संघ सूची का विषय है, ठीक है, संघ सूची का विषय है। इसका आंसर हो जाएगा प्रतीक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग, ख। इसका आंसर हो जाएगा ख, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वाले का प्रतिशत कितनी है या कितना है, तो 40% है, ठीक है। भारत की कुल अनुसूची भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है, तो झारखंड की अगर हम लोग 38 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे तो इसका आंसर चला जाएगा संथाली, इसका आंसर चला जाएगा संथाली, ठीक है, संथाल। 39 में देखिए, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है पंचायत के लिए, ये आप लोग देखिए, तो 50, तो 50, इसका आंसर हो गया आपका 50, ठीक है। अब हम लोग सेट नंबर 3 का लास्ट प्रश्न को देखेंगे अभी, ठीक है। इसका लास्ट प्रश्न क्या है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया, तो इसका आंसर चला जाएगा 1994, 1992, ठीक है। चलिए हम लोग ये सेट 3 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग देखेंगे सेट 4 को। 40 खत्म हुआ और 40 अभी भी बाकी है, 40 प्रश्न बाकी है, ठीक है। टोटल हम लोग 80 प्रश्न को लिए हैं। आ गए हैं हम लोग सेट नंबर 4 पे, सेट 4, इसका 40 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न पे आते हैं। और जो इसमें न्यू स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं वो लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को जल्दी ही सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। 1 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई
अंकुश नहीं होता उसे हम लोग किस तरह के सरकार कहेंगे या क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग निरंकुशवाद कहेंगे। क्या कहेंगे? निरंकुशवाद। क नंबर इसका राइट आंसर है। मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मताधिकार। क्या हो जाएगा? मताधिकार। ख नंबर इसका राइट आंसर है। कौन सा? ख। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में क्या है? बास्तिल किले का पतन कब हुआ? तो इसका आंसर जाएगा 1789। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न क्या है? 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो चौथा प्रश्न का आंसर होगा मैटरनिक। कौन सा होगा? मैटरनिक। घ पेन ठीक से नहीं चल रहा है। 5 नंबर का देखिए, लिब्रे क्या था? लिब्रे क्या था? तो ये फ्रांसीसी मुद्रा। क्या था? फ्रांसीसी मुद्रा। 6 में देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? हम लोग इधर देखेंगे, इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ नहीं है, हम लोग यहाँ देखेंगे। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का 5 मार्च। ठीक है, 1931। चलिए 7 नंबर वाला प्रश्न देखिए, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? किसने संबोधित किया था? ठीक है, तो 7 नंबर का आंसर हम लोग देखेंगे, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 8 नंबर में देखिए, गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि ये रचना रविंद्रनाथ टैगोर की है। ये क नंबर इसका राइट आंसर होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा भगत सिंह। घ इसका आंसर होगा घ। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न देखिए। अभी भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, कब बनकर तैयार हुआ? तो ये 26 नवंबर 26 NOV और 1949 को। ठीक है, और लागू कब किया गया? तो लागू 26 JAN जनवरी 1950 को। कब? 1950 को। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। चलिए, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? तो 11 नंबर का प्रश्न हम लोग जैव संसाधन के अंदर आएगा ये। ठीक है, 12 नंबर का देखेंगे, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कृषि योग्य भूमि कहेंगे, मतलब क नंबर उसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर में देखिए, बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? बांगर और खादर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, बार बार इस तरह के प्रश्न जो है आते रहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी के द्वारा ये प्रकार पाया जाता है। ठीक है, 14 नंबर में देखिए, संयुक्त वन प्रबंध की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? तो इसका आंसर चला जाएगा 14 नंबर का आंसर चला जाएगा ओडिशा के अंदर। ओडिशा, पहले उड़ीसा था, अब हो गया ओडिशा। ठीक है, चलिए 15 नंबर का प्रश्न क्या है देखिए, इसमें वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा खेतीज वन क्षेत्र, ये वाला ख। इसका आंसर ख। 16 नंबर में क्या है देखिए, 16 नंबर में देखिए, 16 नंबर में देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 25। भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25%। कितनी प्रतिशत? 25%। 17 नंबर वाला देखिए, ठीक है, पश्चिम राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कमी हो गई? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा से ये कारण कमी हुआ है। अगर ये 12मासी नहीं पानी मतलब वहाँ सप्लाई होता तो इस वहाँ जल की कमी हम लोग को ज़्यादा महसूस होती। ठीक है, तो ये चालू किया है, इसीलिए थोड़ा बहुत हम लोग को राहत भी मिला है। ठीक है, चलिए 18 नंबर वाला देखिए, 18 नंबर में क्या है? 18 नंबर में हम लोग अभी देखेंगे, सिंचाई ने कोई क्षेत्र
में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? तो इसका आंसर होगा आपका फसल प्रतिरूप। क्या होगा? फसल प्रतिरूप। क नंबर इसका राइट आंसर है। 19 नंबर में देखिए, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क। इसका आंसर हो जाएगा क। इसका आंसर क्या होगा? क। 20 नंबर में देखिए, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता? अगर हम लोग मान लीजिए एक नदी इधर से आ रहा है, यहाँ हम लोग एक बांध बना देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? इसमें हम लोग को क्या सुविधा होगा? तो इसका आंसर हम लोग देखिए 20 नंबर का आंसर अगर हम लोग देखेंगे, सूर्य ग्रहण होता है। क्या नहीं होगा? सूर्य ग्रह क्या नहीं होता है? तो नहीं वाला पूछा है ना, तो नहीं वाला पूछा है का मतलब ये आंसर तीनों राइट है। ये तीनों राइट है। कौन कौन से देखिए, जलाशय की तली में तलछट का जमाव हो जाता है, ये तो होता है। जलीय जीवों का भोजन की कमी हो जाती है, और वन्य वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं, राइट है। तो सूर्य ग्रहण ये नहीं होता है। बांध से सूर्य ग्रहण का क्या मतलब है? तो ये नहीं होता है, तो नहीं है तो मतलब यही इसका आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 21 नंबर का आंसर चला जाएगा। ये तीनों आंसर राइट है। प्रति व्यक्ति आय, लोगों का स्वास्थ्य स्तर और लोगों की शिक्षा का स्तर, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, तो ये दोनों है। ठीक है, वो ये देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, और देखिए वो ये देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है, तो यह निम्न आय वाले देश है। तो ग नंबर इसका राइट आंसर होगा, मतलब दोनों। ठीक है, चलिए 23 नंबर में देखिए, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? तो 23 नंबर का प्रति व्यक्ति आय को औसत आय हम लोग कहेंगे। ठीक है, किस तरह उसे निकाला जाता है आप लोग का कुछ ही देर पहले बताया। देश की कुल जनसंख्या और देश की कुल आय। ठीक है, देश की कुल आय को भाग देंगे, जब कुल आय को हम लोग भाग देंगे जनसंख्या से, तभी हम लोग को प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगा कितना है। ठीक है, तभी हम लोग को ये मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिए आप लोग, ये सब इतना जल्दी भूल रहे हैं तो कैसे चलेगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन भावी पीढ़ी कल्याण को परिभाषित करता है? भावी पीढ़ी का मतलब आने वाला पीढ़ी, जैसे हम लोग हैं और हम लोग के बाद में जो लोग आने वाले हैं वही होता है भावी पीढ़ी। तो ठीक है, इसमें क्या है देखिए, इसमें हम लोग को क्या है कल्याण के लिए। तो कल्याण के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो धारणीय विकास का मतलब अभी से हम लोग धारणा बना करके हम लोग विकास करेंगे कि ये चीज़ इस तरह से करना चाहिए ताकि बाद में ये ठीक ठाक होगा या हम लोगों को भी मिलेगा, इस तरह से। तो हम लोग पहले धारणा बना लेते हैं। ठीक है, चलिए 25 नंबर में देखिए, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र में देखिए, तो सेवा क्षेत्र पहले ही हमने बताया, परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये सेवा क्षेत्र से के अंतर्गत आता है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न देखिए। 26 नंबर में क्या है? जीडीपी का विस्तारित रूप निम्नों में से कौन सा है? तो इसका आंसर चला जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, नरेगा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा कितने मतलब गारंटीकृत रोजगार के दिनों कितनी है? तो हम लोग सभी जानते हैं, तो उसी समय यह तय किया गया था कि 100 दिन का काम मिलेगा। ठीक है, 28 नंबर में देखिए, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? तो इसका आंसर होगा संगठित क्षेत्र में। कहाँ होता है? संगठित क्षेत्र। इसका आंसर होगा ख। ठीक, चलिए
अब हम लोग देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे अभी। ठीक है, अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग क्या करते हैं, देखिए अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं, तभी ये चीज़ की कमी होती है या व्यवस्था में पाई जाती है, जो लोग अल्प काम करते हैं। ठीक है, काम की कमी हो जाता है। 30 नंबर में देखिए क्या है, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है। तो 30 नंबर प्रश्न का जवाब हम लोग देखेंगे तो ये होगा तृतीयक, यानी कि ग नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, 31 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी। देखिए, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्नों में से किस रूप से है। तो 31 नंबर का अगर हम लोग देखेंगे तो सत्ता का खेतीज वितरण का मतलब क्या है, विभिन्न क्षेत्र में उसका दबदबा रहता है, विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में उसका जो पार्टी का लोग है, नेता लोग है, वो ये लोग सारे उस जगह में वो लोग काम करते रहे होंगे, वही लोगों को कहा जाता है। ठीक है, खेतीज वितरण में यही होता है। 32 में देखिए, साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्नों में से कौन देश है। तो 32 नंबर में हम लोग देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, 33 में देखिए, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कौन ग्राम पंचायत को मिलाकर किसका गठन होता है। ठीक है, तो 33 नंबर का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो पंचायत समिति होगा। क्या होगा, पंचायत समिति होगा। ठीक है, 34 नंबर में देखिए, 34 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्नों में से कौन शामिल है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये तीनों सरकार शामिल है। 35 नंबर में देखिए क्या है, 35 नंबर में नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं। तो नगर निगम जो सिटी में होता है, ठीक है, नगर में होता है, गांव में नहीं होता है। ठीक है, नगर निगम। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेयर। क्या होगा, मेयर। और मुखिया पंचायत में। ठीक है, चलिए 36 नंबर वाला प्रश्न देखिए अभी। बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था। तो इसका आंसर चला जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी को, ग इसका राइट आंसर। ठीक है, इनमें से कौन सत्य असत्य है, जो गलत आंसर है उसी को देखना है। 37 नंबर वाला। ठीक है, तो देखिए, दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता के समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं, ये राइट है। ठीक है, ख में देखिए, आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते हैं, नहीं, ये तो नहीं होगा। अब देखिए ग में देखिए, व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर ब्लाविस्ट नियुक्त करते हैं। घ में देखिए, अधिकांशतया दबाव समूह और आंदोलनों का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। तो 37 नंबर वाला का जो प्रश्न है, इसका आंसर गलत जो आंसर है ये हो जाएगा आपका ग, ठीक है, चलिए 38 वाला देखिए, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार का शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुआ। गठबंधन सरकार हम लोग उसी को कहेंगे जो एक से अधिक राजनीतिक दल एक साथ मिलकर सरकार गठन करते हैं या सरकार को चलाते हैं, तो वही होता है गठबंधन सरकार। ठीक है, तो पहले किस दशक में सबसे पहले उसको लागू किया गया था, तो 1990 के दशक में। ठीक है, 39 में देखिए, भारत में अवशिष्ट बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो 39 का आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। ठीक है, क नंबर इसका आंसर होगा क। आज का अंतिम प्रश्न, और ये 80 नंबर प्रश्न है। 40 भले दिख रहा है लेकिन इससे पहले हम लोग 40 क्वेश्चन को पहले देखे हैं। ठीक है, इसीलिए ये 80 हो जाएगा। भारतीय संघवाद का तीसरा स्वरूप कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं तीसरा स्वरूप कौन सा है। पहला क्या होता है, पहला होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है
राज्य सरकार, चौथा होता है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार तो तीसरा कौन सा हुआ, ये मान लीजिए 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर, तो तीसरा स्थानीय सरकार, इसका आंसर तीसरा होगा, मतलब स्थानीय सरकार इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, आज 80 प्रश्नों को देख लिए, सेट 4 क्लास 3 दोनों सेट को कंप्लीट किए। और इससे पहले हम लोग क्या किए थे, 2 सेट को देखे थे, सेट 1 और सेट 2 को देखे थे। ठीक है, और जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं अब तक, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।